Hello students, welcome to my classroom channel. Today in this session, I'm going to teach you the series of lecture on evolution, and in this session only we are going to study about the origin of life. So we will be focusing only and only the things which are given in your NCERT and which are important as per your NEET examination. Here it is. I am Zishan Rasul Khan, the senior mentor at my classroom. On this channel, we bring you a lot of useful content on JEE and NEET. So, बच्चों, in this chapter of evolution, we are going to study about the how this life existed on Earth, how this life developed on the Earth, and how it is being progressed on this Earth. Okay, or how this universe that came into existence. सो बेसिकली अगर आपसे कल को क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय इवोल्यूशन, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इवोल्यूशन इज द ऑर्डरली चेंज ऑफ वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इवोल्यूशन इज द स्टे ऑर्डरली चेंज of one condition to another. तो मतलब कि एक स्टेट होगा, उस स्टेट से धीरे धीरे वो क्या होगी, उसमें विकास आएगा और फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे चल करके एक फाइनल फॉर्म का एग्जिस्टेंस में वो दिखेगा. ठीक है, अब अगर इसकी हम बात करें तो सारे इवोल्यूशन, जितने भी इवोल्यूशन के पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जांपल आपके सामने हम रखेंगे, तो जान लीजिए कि वहाँ पे हमेशा जो बात होगा वो कहाँ से शुरू होगा, एक सिंपल स्ट्रक्चर से बात होगा. वो सिंपल स्ट्रक्चर आगे चल करके प्रोग्रेस करके क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगा. ठीक है, तो ये कहानी होगी सिंपल फॉर्म में. अगर हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर हम आपसे बात करें कि हमेशा इवोल्यूशन का जो मेन थीम कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, सिंपल से कहानी बढ़ते हुए वो प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या दिखाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली इवोल्यूशन के दौरान में जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिक्वेंशियली मैनर में चीज़ों को पढ़ना समझना की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज़ जो हम इस लेक्चर में जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो इस चीज़ में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. सबसे पहला जो एनसीईआरटी कहती है वो क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी. ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, और दूसरा आपका थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. तो इसके इर्द गिर्द कहानी चलती है आपके फर्स्ट लेक्चर की. ठीक, अब बिग बैंग थ्योरी जो है वो थ्योरी आपका बताता है कि कैसे ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया. ठीक है, यूनिवर्स को कैसे ये पूरा यूनिवर्स आया, बना, और आज के डेट में ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, और फिर कैसे इसी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हुआ, जिसको हम थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस के थ्रू आपको चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात करें थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में, तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती है आपकी कि यहाँ पे एक क्या हुआ, सबसे पहले ये एक मास ऑफ गैसेस थे. ठीक है, एक कंडेंस्ड मास ऑफ गैस था यहाँ पे, बॉडी स्ट्रक्चर दैट consisted of condensed mass of gases. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जो आपका होगा वो एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है.
सिंगल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, जिसकी इंटेंसिटी हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ जो ये मास जो था वो क्या हो जाता है, ये फैल जाता है। ठीक है, ये आपका ये स्प्रेड आउट होता है। स्प्रेड आउट होकर के यहाँ पे क्या हो जाता है, धीरे 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 यहाँ पे टेम्परेचर जो पहले बहुत ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे ये कंडेंस होना शुरू करता है, कूल डाउन होना शुरू होता है। किसके किसके हेल्प से, ग्रेविटेशनल पुल के हेल्प से। तो गैसेस condenses under the impact of gravitational pull। ठीक है, ये चीज होती है। अब जरा डिस्कस कर लें हम यहाँ देखिए, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से अर्थ, ये यूनिवर्स जो एग्जिस्टेंस में आया वो आपका 20 बिलियन ईयर अगो। तो यूनिवर्स गॉट existed approximately 20 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब इसमें ये कहता है कि देयर वाज द सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। ठीक है, देयर वाज अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन एंड दिस वाज द सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन एंड दिस वाज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। तो हमेशा याद रखिएगा कि बिग बैंग थ्योरी जो कहती है कि इट टॉक्स अबाउट द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहला बात क्या करता है, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करता है। दूसरी बात जो करता है वो क्या कहता है, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो वो थी वो कैसी थी, अनइमेजिनेबल थी इन फिजिकल टर्म। ठीक है, सो इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इसके बाद इम्पैक्ट जो हुआ कि यूनिवर्स जो था वो क्या हो गया, धीरे धीरे एक कंडेंस फॉर्म से स्प्रेड आउट करना शुरू कर गया। सो द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। तो ये जो कंडेंस मास था आपका, इसके अंदर वेरी हाई टेम्परेचर था, बहुत ही हाई टेम्परेचर था, बट यहाँ पे आपका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हुआ। अब ये डाउन जब होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इसका इम्पैक्ट ये आता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम जो है सबसे पहले बनते हैं इस प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, और धीरे धीरे जितने भी गैस थे, अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी गैस थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे आप एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, और इसके इफेक्ट में वहाँ पे गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है, जो आज हमें आकाश गंगाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसी आकाश गंगा के ग्रुपिंग में अगर हम बात करें तो हमारा जो आकाश गंगा है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम बिलोंग करता है, वो क्या है, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। तो इससे स्ट्रेट क्वेश्चन आ रखा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। सो प्लीज़ इसको अटेंटिवली इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ें और इन्हें नोट डाउन कर लें। ठीक है, साथ ही साथ अब जब आपका यूनिवर्स जब एग्जिस्टेंस में आया 20 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, उसके बाद जो अर्थ बना, ठीक है, अर्थ का जो एग्जिस्टेंस आया इस 20 बिलियन ईयर अगो के तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर बैक। तो काफ़ी 16 बिलियन ईयर्स गुजर जाने के बाद आपका क्या होता है, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक आपका अर्थ का एग्जिस्टेंस होता है। साथ ही साथ जब अर्थ में एग्जिस्टेंस होती है, अर्थ के एग्जिस्टेंस में इसकी जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन क्या था, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन डाला गया है, और स्टेटमेंट बेस्ड ये भी क्वेश्चन होते हैं। तो प्रिमिटिव अर्थ का जो कंडीशन था, यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन। तो प्रिमिटिव अर्थ के कंडीशन में आपको सबसे पहले वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वाटर वेपर, ठीक, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, ये जो आपका अर्थ था ये धीरे धीरे जब कूल हो रहा था तो कहीं ना कहीं इसका टेम्परेचर, जो सरफेस टेम्परेचर था वो कैसा था, आपका सरफेस टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, और वो वजह क्या थी, यहाँ पे मोल्टेन मास
के फॉर्म में ये मौजूद थे। ठीक है, अब इसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर वेरी हाई था। अब ये टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये जितनी भी चीज़ें थीं सब के सब गैसियस फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो ये चारों तरफ से अर्थ को क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। और इसमें जो कंपोजिशन देखने को मिला, हमें क्या क्या मिला, वाटर वेपर, अमोनिया, ठीक है, और साथ ही साथ यूवी रेज से ये चारों तरफ से रेडिएट हो रहा था। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ द एनर्जी वाज सन। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली, वो था कार्बन डाइऑक्साइड थी। यहाँ पे फ्री, जान लीजिए यहाँ पे आपको फ्री ऑक्सीजन अभी भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन का जो एग्जिस्टेंस आता है, फ्री ऑक्सीजन का जो एग्जिस्टेंस आता है वो तब होता है जब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो अर्थ था, ठीक, ये अर्थ पे सनलाइट से आपके यूवी रेज आते हैं, और यूवी रेज यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है नहीं। ठीक, तो जब यूवी रेज इस पे इम्पैक्ट करता है तो इसके चारों तरफ जो इसको सराउंड किए हुआ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उस पर इम्पैक्ट करता है, और इस वाटर वेपर को यहाँ पे जो वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर यूवी रेज के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब हालांकि आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो मास है वो काफ़ी लाइट है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन जो है ऊपरी सतह में, एटमॉस्फेयर के ऊपरी सतह में ये पहुंच जाता है, मगर ऑक्सीजन इसी लोअर सतह में आपको देखने को मिलता रहता है। अब ये हाइड्रोजन जो है, ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये कंबाइन करता है, ठीक है, अलग अलग गैसेस से और अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली ऑक्सीजन भी अलग अलग रिएक्शन शो करके अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और वो कौन कौन से कंपाउंड है ज़रा उसके बारे में देख लें यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि ऑक्सीजन जो था कंबाइन करता है अमोनिया के साथ, ठीक, और मीथेन के साथ, और बनाता क्या है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कंबाइन करेगा अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ सेपरेटली। ठीक है, और ये बनाएगा आपका वाटर। ठीक है, और ये वाटर आगे चल करके फिर रेन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है फेवरेबल कंडीशन में, और उसके बाद फिर ये इस अर्थ के ट्रेंचेस को फिल करता है, और सरफेस का टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, कूल डाउन कर जाता है। साथ ही साथ यहीं पे आपका इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यूवी रेज जो है, यूवी रेज के इम्पैक्ट में फिर यहाँ पे ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो ओजोन लेयर जैसे ही फॉर्म करता है आपका, ये फिर क्या कर देता है, ये ओजोन लेयर और भी सरफेस टेम्परेचर को कूल डाउन करता है, और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के फॉर्म में ये फिर अर्थ के सरफेस को लाइफ सस्टेन करने में हेल्प करना शुरू करता है। चलिए आगे देखते हैं, ज़रा यहाँ पे बात कर लें। तो देखिए, द ओजोन लेयर वाज फॉर्म एज इट कूल डाउन। ठीक है, वाटर वेपर फेल एज रेन, ये हमने बताया आपको, टू फिल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशंस। ठीक है, अब जब ये सारी प्रक्रिया हो गई तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि लाइफ जो यहाँ पर अपीयर हुआ वो हुआ आपका 500 मिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, सो द फर्स्ट लाइफ appeared 4 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, और इस पूरे प्रक्रिया को होने में जो आपका टाइम लगा वो कितने का टाइम लगा, 5 मिलियन ईयर्स। ठीक है, 5 मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है। अब आगे बात करें यहाँ पे आपके, ठीक है, तो ये था आपका बिग बैंग थ्योरी। सेकंड थ्योरी जो आती है वो आती है आपकी पैनस्पर्मिया थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। और तीसरा जो आता है आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ठीक है,
तो ये कुछ दो थ्योरी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया कहती क्या है। पैनस्पर्मिया जो था एक सोच है, ठीक है, किनका, अर्ली ग्रीक थिंकर्स लाइक सोक्रेट, प्लाटो वगैरह के टाइम के जो ग्रीक थिंकर्स थे, फिलोसफर थे, उनका ये सोचना था कि जो लाइफ है वो किसी और प्लैनेट पे एग्जिस्ट करता था। वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जब ट्रैवल कर रहे थे उस दौरान में ये एज अ स्पोर या लाइफ प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में अर्थ पे आकर के गिर गई। यहाँ पे कंडीशन उनको फेवरेबल मिला और फेवरेबल होने की वजह से फिर यहाँ पे भी लाइफ सस्टेन करना शुरू कर गया, ठीक है। मगर यहाँ पे इसको रिजेक्ट करने का कंडीशन जो होता है वो पैरामीटर कहता है कि भाई अगर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे मूवमेंट कर रहे हैं तो उस दौरान में आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जब आप आ रहे हैं तो ये जो एनवायरनमेंट है ये टोटली वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम कंडीशन है यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रैवल जब करेंगे तो इस दौरान में अगर आप प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं लें या प्रॉपर तरीके से अगर आप ट्रैवल ना करें तो यहाँ पे आपका लाइफ ट्रैवल करना ही मुश्किल है। मतलब एक तो इस प्लैनेट के से बाहर निकल करके ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ करके आप बाहर आ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ऐसे ही एक्सपेंड करोगे। उसके बाद इस वैक्यूम को क्रॉस करोगे, इस बैरियर को, इस दौरान में भी एनर्जी का काफ़ी एक्सपेंड होना है, ठीक है। तो बहुत तरीके के अरेंजमेंट चाहिए तब जाकर के आप दूसरे प्लैनेट पे पहुंच भी पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं मतलब मनगढ़ंत बात के तरीके से है, बट फिर भी आज भी कुछ कुछ एस्ट्रोनॉमर जो हैं इसको अभी भी कंसीडर करते हैं, बट हम इसे कंसीडर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मनगढ़ंत बात की तरह है, ठीक है। अब इसके बाद जो कहानी आती है दूसरी आती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी इसे बोलते हैं हम। इसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं, ये खास करके ग्रीक फिलोसफर यहाँ पे भी थे, इन्होंने देखा कि नाइल रिवर के आसपास में जो मड्स हैं उसमें क्या हो रहा है, सड़ने गलने से वहाँ पे नई जीवन की उत्पत्ति हो रही है, ठीक। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि सड़े गले चीज़ से ही क्या हो रहा है, एक लाइफ जब मरती है तो फिर दूसरे को जन्म देती है। मगर ये कहानी जो थी वो कहीं ना कहीं गलत थी। क्यों? क्योंकि इसको डिसअप्रूव किया गया, इट वाज डिसअप्रूव्ड बाय द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको हक्सले ने दिया था, ठीक है। हक्सले ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सड़े गले से ज़िंदगी आती है, ये जो पहले से यहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है उसी से फिर से नया ज़िंदगी मौजूद होता है। इसको, इस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को हेल्प किया था या सपोर्ट किया यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से, और उनका नाम क्या क्या है फ्रांसिस्को रेडी, पायनियर थे ये, जिन्होंने हक्सले के थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सपोर्ट दिया। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली और भी कौन सपोर्ट दिया, वो थे आपके लाज़ारो स्पिलेंज़नी, और सबसे लास्ट में जो सबसे प्रोमिनेंट प्रूफ जो दिया वो किसने दिया, लुइस पास्चर ने दिया। इन तीनों के एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कहानी क्या है और क्यों हम थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फ्रांसिस्को रेडी का एक्सपेरिमेंट। उसमें इन्होंने ये सेटअप लिया और क्या किया कि एक जार में मीट के पार्ट को रख दिया, ठीक है, और उसको, उसके लिड को खुला छोड़ दिया। तो कुछ दिन में देखा कि इस मीट के कंटेंट में नए जो मॉथ्स थे या जो नई मक्खियाँ थी वो इस पे ग्रो कर रही हैं, पहले से जो आई वो भी हैं और साथ ही साथ नए मक्खी भी उग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये जो मैगट्स हैं, ये मैगट्स इस मीट से नहीं आए हैं बल्कि इन्हीं मैगट में से ही इनका जन्म हुआ है। तो
उस चीज को कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, जार के माउथ को सील कर दिया, माउथ को सील कर दिया विद द हेल्प ऑफ सम एरिएटेड, क्या कहते हैं, एरिएटेड सेटअप से। ठीक है, तो यहाँ पे देखा, ये जो मक्खी जो थी, ये जो मैगट्स थे, ये मैगट्स यहीं पे अपने अंडे सेक रहे थे और यहीं पे ग्रो कर रहे थे, बट अंदर में कोई भी मैगट्स आपको नहीं देखने को मिला। नो मैगट्स ग्रोन इनसाइड द जार, नो मैगट्स ग्रू इनसाइड जार। ठीक है, लास्ट में इस चीज को और कंफर्म करने के लिए इन्होंने सील्ड जार लिया और अब इसमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे नया कोई भी मैगट न आ रहा था, पॉसिबल ही नहीं था इनका अंदर आना, ना यहाँ पे कोई लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करना शुरू कर रहा था। तो ये एज इट इज प्रिजर्व फॉर्म में देखने को मिला। ठीक है, इस चीज को और भी कंफर्म तरीके से प्रूव किया था स्प्लेंज़नी ने। स्प्लेंज़नी ने क्या करा, स्प्लेंज़नी ने मीट को बॉईल कर दिया, उसका एक सूप टाइप का बनाया, ब्रॉथ। ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए कूल किया और कूल करके इस चीज़ के, इस जार के ओपनिंग को खुला छोड़ दिया। ठीक है, इट वॉज केप्ट ओपन, फ्लास्क वॉज लेफ्ट ओपन। अब ये ओपन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को मिल गया। तो ये चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं खटक रही थी कि ये कहीं ना कहीं ये खुला रहने की वजह से ये चीज़ आपका आ रहा है। ठीक, फिर सेकंड सेटअप में इन्होंने क्या किया, फिर से ब्रॉथ को हीट किया, फ्लास्क को क्या कर दिया, सील कर दिया और सील करके छोड़ दिया ऑब्जर्वेशन के लिए। अब देखा गया कि यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। अब जैसे ही कुछ दिन के बाद इस फ्लास्क को खोला गया और फिर से इसे छोड़ दिया गया ओपन में, तो देखा गया फिर से माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से कंफर्म होता है कि यहाँ पे लाइफ जो था वो सड़े गले चीज़ से सस्टेन, मतलब उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है, बल्कि बल्कि जो पहले से मौजूद जिंदगी है उसी में से वो फिर क्या करती है, ग्रो कर जाती है। ठीक है, अब इस चीज़ में सबसे फाइनल एक्सपेरिमेंट जो करा वो लुईस पास्चर का फेमस स्वान नेक एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया, सेम स्प्लेंज़नी के तरह सेटअप किया, मगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन में क्या किया कि इसका ओपनिंग जो था वो एस शेप या स्वान के नेक की तरह उसको मॉडिफाई कर दिया ताकि डायरेक्ट एयर कांटेक्ट इसमें ना जा सके। तब इन्होंने क्या किया, उस ब्रॉथ को हीट किया, उसके बाद उसे ठंडा रखने के लिए छोड़ दिया और फिर देखा कि डायरेक्ट एयर कांटेक्ट में नहीं आने की वजह से यहाँ पे भी कोई बैक्टीरियल ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मगर सेकंड सेटअप में इन्होंने क्या किया, हीट किया फिर से, उसके बाद इस नेक को ब्रेक डाउन कर दिया और इसे खुले में छोड़ दिया। खुले में छोड़ा जैसे ही तो देखा कि यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। इसके अलावा एक और सेटअप लिया, उस सेटअप में इन्होंने इस तरीके से किया कि इसके कुछ हिस्से तक ब्रॉथ जो था, नेक को तोड़ा नहीं, नेक को एज इट इज मॉडिफाइड रखा और कुछ हद तक इसको एयर के कांटेक्ट में आने दिया। जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है यहाँ पे भी आपको बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से लुईस पास्चर का जो फेमस एक्सपेरिमेंट है, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ये थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिसअप्रूव करती है और हमेशा के लिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो थ्योरी अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में अगर हम बात कर लें, फिर से एक बार रैपिड रिवीजन कर लें, तो सबसे पहला जो था वो आपका बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किस पे बात कर रही है, बिग बैंग थ्योरी बात कर रही है आपके ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया आता है। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया कहता है कि लाइफ कहीं और दूसरे प्लैनेट पे एग्जिस्ट कर रहा था, वो गलती से यहाँ आकर के क्या हो गया, जाते वक्त में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में ट्रैवल करते वक्त दौरान में गलती से एज अ स्पोर गिर गया और वही स्पोर फिर पूरे यहाँ पे लाइफ को जन्म दे रहा है। ठीक है, साथ ही साथ लास्ट आपका आता है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस कहती है कि सड़े गले चीज़ों से क्या होता है, लाइफ का उत्पन्न होता है, मगर इस चीज़ को डिसअप्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हक्सलेस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वाज
वेल सपोर्टेड, एक्सपेरिमेंटली वेल सपोर्टेड बाय द फ्रैंको रेडी, लाजारो स्पलांज़नी एंड लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आपके रेडी एंड स्पलांज़नी जो थे वो इटालियन थे, और वहीं पे लुइस पास्चर फ्रेंच केमिस्ट थे। ठीक है, रेडी जो थे इटालियन नेचुरलिस्ट थे आपके, एंड ही वाज इटालियन फिजिशियन। ठीक है, इसके अलावा जो हम बात करें आपके बिग बैंग थ्योरी के रिस्पेक्ट में, तो बिग बैंग थ्योरी के रिस्पेक्ट में लाइफ जो आई पहले, यूनिवर्स जो एग्जिस्टेंस में आया वो कब आया? 20 बिलियन ईयर अगो। ये डेट प्लीज याद रखिएगा, 20 बिलियन ईयर अगो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। साथ ही साथ अर्थ जो आया आपका 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ये अर्थ का एग्जिस्टेंस था। और लाइफ जो आई, लाइफ वो 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये 3 डेट प्लीज, 3 रेंज जो हैं डेट के, इनको प्लीज अच्छे से याद रख लीजिए, इन पे बार बार क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि वहाँ पे एक सिंगल थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ मास के फॉर्म में गैसेस मौजूद थे, उनमें सिंगल थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और वो फिर धीरे धीरे एक्सपैंड कर गया। एक्सपेंशन की वजह से वहाँ पे फिर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इनको क्या करता है, धीरे धीरे टेम्परेचर को कूल डाउन करना शुरू कर देता है, और ये कंडेंस होने लगते हैं। इसी कंडेंसेशन के दौरान में सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम के फॉर्मेशन के हेल्प से फिर धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे आपका गैलेक्सी का निर्माण होता है, और गैलेक्सी फिर एग्जिस्टेंस में आते हैं। गैलेक्सी जब एग्जिस्टेंस में आए तो उसी गैलेक्सी में से हमारा गैलेक्सी जो है वो कौन सा है? मिल्की वे है। मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अर्थ पे प्रिमिटिव कंडीशन जो दी गई है, अर्थ पे जो प्रिमिटिव कंडीशन दी गई उसमें कहा गया कि वहाँ पे कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं था। क्या क्या मिल रहा था? वाटर वेपर मिल रहा था, हाइड्रोजन अमोनिया मिल रहा था, मीथेन मिल रहा था, और साथ ही साथ हाइड्रोजन हीलियम देखने को मिल रहे थे। ठीक है, अब इसके हिसाब से वहाँ पे वाटर वेपर जो था वो यूवी रेज के इम्पैक्ट में ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट कर जाता है। किस में? वो स्प्लिट कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन हल्का होने की वजह से अपर एटमॉस्फेयर में वो क्या कर जाता है? स्केप कर जाता है, बट ऑक्सीजन वहीं पर बाइंड कर जाता है। किसके साथ? अमोनिया और मीथेन से। अमोनिया एंड मीथेन से जैसे ही बाइंड करता है तो वो क्या क्या बनाता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फिर स्प्लिटिंग करके यूवी रेज के हेल्प से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है वो अर्थ के चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, और अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? कूल डाउन हो जाता है। जैसे ही कूल डाउन होता है तो जो पहले वाटर वेपर हवा में उड़ रहे थे, उन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पा रहा था कि वो अर्थ पे अपने प्रेसिपिटेशन को पहुंचा सकें। अब ओजोन लेयर के हेल्प से ये क्या हो रहा था? प्रॉपर रेन होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे यहाँ पे पानी जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू आई वो उन्होंने ट्रेंचेस को, डिप्रेशन को भरा, और आज के डेट में वो ओशन के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो इस तरीके से जैसे ही ओशन का फॉर्मेशन होता है, लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है, और ये लाइफ पहली बार हमें वाटर में देखने को मिलता है 500 मिलियन ईयर्स बैक आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो डेट के हिसाब से अगर हम जाएं तो दैट वाज 4 बिलियन ईयर बैक सबसे पहले लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आपसे मिलेंगे उसमें हम बात करेंगे केमिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन आपको एक डायरेक्शन देगा कि लाइफ जो अर्थ पे एग्जिस्ट हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, उस केमिकल इवोल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे एविडेंसेस के बारे में, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन लाइक लमार्किज्म एंड डार्विनिज्म के बारे में। फिर हम बात करेंगे आपसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, और ह्यूमन इवोल्यूशन पे जा करके कोर्स ऑफ इवोल्यूशन देख करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू
please subscribe to this channel and press the bell icon so that you do not miss out on all the useful information posted on this channel.